हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायोटीच पर लेके आई हूँ एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी की यूनिट नंबर 5 माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी का टॉपिक टेट्रासाइक्लिन। इससे पहले जो हमने कवर किया वो था बेसिक ऑफ एंटीबायोटिक, और जो हमने फर्स्ट एंटीबायोटिक कवर की थी वो थी पेनिसिलिन। आज हम कर रहे हैं टेट्रासाइक्लिन। Tetracycline are broad-spectrum antibiotics which are chemical substance produced by a microorganism that are able to kill other microorganism without being toxic to the person, animal or plant। जो टेट्रासाइक्लिन है वो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। ये केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो कि प्रोड्यूस किए जाते हैं बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और इनके अंदर कैपेबिलिटी है अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने की विदाउट बीइंग टॉक्सिक टू द पर्सन, एनिमल और प्लांट। टेट्रासाइक्लिन वर डिराइव्ड फ्रॉम स्टेप्टोमाइसिस बैक्टीरिया। जो टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक है उसको हम डिराइव करते हैं स्टेप्टोमाइसिस बैक्टीरिया से। टेट्रासाइक्लिन वर डिस्कवर्ड एज नेचुरल प्रोडक्ट बाय बेंजामिन मिंगे डुगर इन 1945 एंड फर्स्ट प्रिस्क्राइब्ड इन 1948। जो टेट्रासाइक्लिन है उसको डिस्कवर किया था बेंजामिन मिंगे डुगर ने 1945 में, और पहली बार उसको प्रिस्क्राइब किया गया था 1948 में। टेट्रासाइक्लिन आर डिराइव्ड डायरेक्टली फ्रॉम ए बैक्टीरियम नोन एज स्टेप्टोमाइसिस कोलिकोलर और स्टेप्टोमाइसिस ओरिफेशियंस। जो टेट्रासाइक्लिन है उसको डिराइव किया गया है डायरेक्टली फ्रॉम ए बैक्टीरियम जो कि है स्टेप्टोमाइसिस कोलिकोलर और स्टेप्टोमाइसिस ओरिफेशियंस। अब हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ टेट्रासाइक्लिन। क्लोरोटेट्रासाइक्लिन वर डिस्कवर्ड इन 1945 बाय डॉक्टर सुब्बा राव एंड डॉक्टर बेंजामिन डुगर। जो क्लोरोटेट्रासाइक्लिन है उसको सबसे पहले डिस्कवर किया था 1945 में बाय डॉक्टर सुब्बा राव और बेंजामिन डुगर ने। क्लोरोटेट्रासाइक्लिन ओरिमाइसिन was isolated from soil bacterium Streptomyces aureofaciens। जो क्लोरोटेट्रासाइक्लिन है उसको कहाँ से आइसोलेट किया गया था? एक सोयल बैक्टीरिया से आइसोलेट किया गया था जो कि है स्ट्रेप्टोमाइसिस ओरिफेशियंस। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन टेरामाइसिन was isolated in 1950 from Streptomyces rhemosus। जो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन है उसको आइसोलेट किया गया था 1950 में, और कहाँ से, कौन से बैक्टीरिया से आइसोलेट किया था? स्टेप्टोमाइसिस रिमोसस से आइसोलेट किया था। उसके बाद हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ टेट्रासाइक्लिन। जो टेट्रासाइक्लिन है अकॉर्डिंग टू द ड्यूरिंग ऑफ एक्शन, जो टेट्रासाइक्लिन है उसको 3 के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज शॉर्ट एक्टिंग, सेकेंड इज इंटरमीडिएट एक्टिंग एंड द थर्ड इज लॉन्ग एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग हाफ लाइफ है उनकी वो 6 से 8 घंटे तक होती है, और इसके जो एग्जाम्पल हैं वो है टेट्रासाइक्लिन और क्लोरोटेट्रासाइक्लिन। इंटरमीडिएट एक्टिंग के अंदर इनकी जो हाफ लाइफ है वो 12 आवर्स तक होती है, और इसके एग्जाम्पल है डेमेक्लोसाइक्लिन और मिथासाइक्लिन। लॉन्ग एक्टिंग जो एंटीबायोटिक है उसकी जो हाफ लाइफ है वो 16 आवर्स तक होती है, और इसके एग्जाम्पल हैं डॉक्सीसाइक्लिन और मिनोसाइक्लिन। नेक्स्ट हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू सोर्सेज के बेसिस के ऊपर इनको 2 के अंदर डिवाइड किया गया है, डेट इज़ नेचुरली अकरिंग और सेमी सिंथेटिक। जो नेचुरली अकरिंग है उनके एग्जाम्पल हैं क्लोरोटेट्रासाइक्लिन और ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, और जो सेमी सिंथेटिक हैं उनके हैं डॉक्सीसाइक्लिन, मिनोसाइक्लिन और मैक्लोसाइक्लिन। अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेट्रासाइक्लिन। एक साइड हम देख रहे हैं टेट्रासाइक्लिन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन और डेमक्लोसाइक्लिन। सेकंड है मिनोसाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन और टिगेसाइक्लिन। अब हम देखते हैं इनकी जो पोटेंशियल है वो क्या है? कम है। इनकी पोटेंशियल 250 से लेके 500 mg तक है। जो दूसरे वाले हैं इनकी जो पोटेंशियल है वो क्या है? ज़्यादा है। ओरली गिवन शॉर्ट एक्टिंग जो हाफ लाइफ है वो 6 to 8 आवर्स तक होती है। इनकी जो हाफ लाइफ है मतलब ये क्या है? लॉन्ग एक्टिंग होते हैं, और जो हाफ लाइफ है इनकी 18 to 20 आवर्स तक होती है, 18 to 24 आवर्स तक होती है, और ये लिपिड सोल्यूबल होते हैं।
इनकम्प्लीटली एब्जॉर्ब फ्रॉम स्टमक, ये क्या है, मतलब जो स्टमक है उसके अंदर इनकम्प्लीटली एब्जॉर्ब होते हैं, मतलब 60 to 80% तक ही एब्जॉर्प्शन इनका हो पाता है स्टमक के अंदर। और जो मीनोसाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन और टीगेसाइक्लिन है, इनका स्टमक के अंदर कंप्लीट एब्जॉर्प्शन हो जाता है 95 to 100% तक। प्राइमरीली एक्सट्रैक्टेड थ्रू द किडनी, जो ये वाली एंटीबायोटिक्स हैं, इनको हम कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, किडनी से एक्सट्रैक्ट करते हैं। इनको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं लीवर के थ्रू। फाइटोटॉक्सिसिटी है, जो इनकी फाइटोटॉक्सिसिटी है वो कम है और इनकी फाइटोटॉक्सिसिटी ज़्यादा है। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टेट्रासाइक्लिन। एम्फोटेरिक कंपाउंड्स फॉर्मिंग सॉल्ट्स विद एसिड और बेस। जो टेट्रासाइक्लिन है वो एम्फोटेरिक कंपाउंड है। एम्फोटेरिक कंपाउंड वो होते हैं जिनके अंदर एसिड और बेस दोनों प्रेजेंट होते हैं। दे आर येलो इन कलर, जो टेट्रासाइक्लिन है उनका जो कलर है वो येलो होता है। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ टेट्रासाइक्लिन। इसको हम नेमिंग देंगे, मतलब इसकी हम नंबरिंग करेंगे, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th और 12th। इनकी हम जो नेमिंग करेंगे वो है A, B, C और D। अब जो ये बीच में जंक्शंस प्रेजेंट हैं, जैसे कि ये वाला जंक्शन है, ये हमारी पोजीशन है 8, 9, 10th, 11th, तो इसको हम 10 डैश जंक्शन बोलेंगे, इसको हम 11 डैश जंक्शन बोलेंगे, इसको हम 12 डैश जंक्शन बोलेंगे। ऐसे हम इसकी नंबरिंग करेंगे। अब क्या होता है, जो ये वाली पोजीशन है हमारी, 3rd पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और जो 1st पोजीशन है उसके ऊपर ऑक्सीजन ग्रुप है। अगर हम इन ग्रुप्स के अंदर कुछ भी छेड़छाड़ करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, जो मॉडिफिकेशन है उसके अंदर क्या हो जाती है, उसकी जो एक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। एक्टिविटी है वो लॉस हो जाएगी। उसके बाद जो कार्बोनिल ग्रुप है जो प्रेजेंट है, ये जो अमाइड कार्बोनिल ग्रुप है ये एक इम्पोर्टेंट ग्रुप है। उसके बाद यहाँ पे प्रेजेंट है डाई मिथाइल अमाइनो ग्रुप। जो डाई मिथाइल अमाइनो ग्रुप है वो किसके लिए ज़रूरी है, वो अल्फा कन्फिगरेशन के लिए ज़रूरी है। और जो डाई मिथाइल अमाइनो ग्रुप है ये हेल्प करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ ज्विटर आयन। ज्विटर आयंस वो आयंस होते हैं जो कि इक्वली कैरी करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को। अब क्या होता है, जो हमारी R4 पोजीशन है उसके ऊपर यूजुअली हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, बहुत बार हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। जब यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है तो ये क्या हो जाती हैं, ओरली एक्टिव हो जाती हैं। तो जो एंटीबायोटिक है वो ओरली एक्टिव हो जाती हैं। अब जो हमारी R2 और R3 पोजीशन है, यहाँ पे CH2 ग्रुप प्रेजेंट होता है जो कि क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है। अब क्या होता है, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, उसको हम क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। जब हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप को C6 पोजीशन से एलिमिनेट करते हैं तो यहाँ पे जो लाइपोफिलिसिटी और जो स्टेबिलिटी है एसिड्स की वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जो R1 पोजीशन है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग दोनों ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ टेट्रासाइक्लिन। हमने क्या क्या पढ़ा, अगर हम इन दोनों ग्रुप्स के अंदर कोई भी छेड़छाड़ करते हैं तो जो हमारी एक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। दिस इज़ द डाई मिथाइल अमाइनो, जो कि एसेंशियल होता है किसके लिए, अल्फा कन्फिग्रेशन के लिए, और किसके अंदर हेल्प करता है, फॉर्मेशन ऑफ ज्विटर आयन के अंदर हेल्प करता है। R4 पोजीशन के ऊपर यूजुअली हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होता है, लेकिन बहुत बार हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है तो जो एंटीबायोटिक है वो ओरली एक्टिव हो जाती है। R2 और R3 जो पोजीशन है वहाँ पे CH2 है, उसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और जो C6 पोजीशन है वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। अगर हम उस हाइड्रोक्सिल ग्रुप को एलिमिनेट कर देते हैं तो क्या हो जाएगी, जो लाइपोफिलिसिटी और जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। R1 पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग दोनों ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टेट्रासाइक्लिन। नेक्स्ट हम देखते हैं
जैसे अभी हमने पढ़ा जो टेट्रासाइक्लिन है, अगर हम R1 की जगह हम H को सब्सटीट्यूट कर देते हैं और R2 की जगह हम हाइड्रोक्सिल को सब्सटीट्यूट करते हैं और R3 की जगह हम मिथाइल ग्रुप को सब्सटीट्यूट करते हैं और R4 की जगह हम हाइड्रोजन को सब्सटीट्यूट करते हैं, तो वो हमारी कौन सी एंटीबायोटिक आएगी? डैट इज़ टेट्रासाइक्लिन। क्लोरो टेट्रासाइक्लिन में हम क्या करते हैं? R1 की जगह क्लोरीन को करते हैं, R2 की जगह हाइड्रोक्सिल को करते हैं, R3 की जगह मिथाइल को करते हैं और R4 की जगह हाइड्रोजन को करते हैं, तो वो हमारी कौन सी एंटीबायोटिक होगी? क्लोरो टेट्रासाइक्लिन। थर्ड इज मेथासाइक्लिन। मेथासाइक्लिन के अंदर हम क्या करते हैं? जो R1 है वहाँ पे हाइड्रोजन ग्रुप को सब्सटीट्यूट करते हैं, R2 की जगह हम CH2 ग्रुप को सब्सटीट्यूट करते हैं और R3 की जगह कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता, R4 पर हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप को सब्सटीट्यूट करते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मेथासाइक्लिन। अब क्या होता है, जो नेक्स्ट हमारी एंटीबायोटिक है वो है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन में हम क्या करते हैं? R1 की जगह सब्सटीट्यूट कर देते हैं हाइड्रोजन को, R2 की जगह हाइड्रोक्सिल को, R3 की जगह मिथाइल को और R4 की जगह हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं OH को, मतलब हाइड्रोक्सिल को। ये हमारा किसका स्ट्रक्चर होगा? ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का। नेक्स्ट हम क्या करते हैं? डेमल साइक्लिन। डेमल साइक्लिन के अंदर हम क्या करते हैं? डेमल साइक्लिन के अंदर क्या होता है, जो R1 ग्रुप है वहाँ पे हम क्लोरीन को ऐड कर देते हैं, R2 ग्रुप के ऊपर हम हाइड्रोक्सिल को ऐड कर देते हैं, R3 के ऊपर हम हाइड्रोजन को कर देते हैं और जो R4 है वहाँ पे हम हाइड्रोजन को सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो ये हमारा किसका स्ट्रक्चर बनेगा? डेमल को साइक्लिन का स्ट्रक्चर बनेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। Inhibition of bacterial protein synthesis by binding to 30S ribosomes amino acyl tRNA to mRNA राइबोसोम कॉम्प्लेक्स इन्फ्रेड। यहाँ पे हम क्या करते हैं? जो बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस हैं उसको इनहिबिट करते हैं बाय द बाइंडिंग टू 30S राइबोसोम अमाइनो एसिड tRNA टू mRNA राइबोसोम कॉम्प्लेक्स इंटरफर्ड। जो सस्केप्टिबल ऑर्गेनिजम्स हैं वो कंसंट्रेटेड मैकेनिज्म्स क्या क्या हैं? एनर्जी डिपेंडेंट एक्टिव ट्रांसपोर्ट बाय पोरिन चैनल्स ग्राम नेगेटिव वंस, पैसिव डिफ्यूजन ऑल्सो कॉल्ड लिपिड सोल्यूबल वंस। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोडक्शन ऑफ टेट्रासाइक्लिन। प्रोडक्शन ऑफ टेट्रासाइक्लिन के अंदर क्या होता है? द टेट्रासाइक्लिन वाज प्रोड्यूस्ड थ्रू शेकर फ्लास्क फर्मेंटेशन ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिस कोलिकोलर स्ट्रेप्टोमाइसिस ओरिफेशन। जो टेट्रासाइक्लिन है उसको हम प्रोड्यूस करते हैं थ्रू शेकर फ्लास्क फर्मेंटेशन ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिस कोलिकोलर और स्ट्रेप्टोमाइसिस ओरिफेशन से। प्रोडक्शन ऑफ क्लोरोटेट्रासाइक्लिन और मीडिया कंटेन लेस देन 1 पार्ट्स पर मिलियन क्लोराइड। जो प्रोडक्शन ऑफ क्लोरोटेट्रासाइक्लिन है वहाँ पे जितने भी मीडिया हैं उनके अंदर लेस देन 1 पार्ट्स पर मिलियन क्लोराइड प्रेजेंट होता है। The base synthetic medium was developed for the fermentation and has the following formulas per liter। नेक्स्ट हम देखते हैं जो सुक्रोज है वो 30 ग्राम तक होता है, ट्राइसोडियम सिट्रेट है वो 2.5 ग्राम तक होता है, अमोनियम सल्फेट 3.3 ग्राम तक होता है, मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट 0.25 ग्राम तक होता है, मोनो पोटाशियम फॉस्फेट 0.10 ग्राम तक प्रेजेंट होता है और जो डाई पोटाशियम फॉस्फेट है वो 0.10 ग्राम तक प्रेजेंट होता है। कैल्शियम कार्बोनेट 1 ग्राम तक प्रेजेंट होता है और जो मैग्नीज सल्फेट है वो 0.01 ग्राम तक प्रेजेंट होता है। जिंक सल्फेट 0.04 ग्राम तक होता है और जो पोटाशियम डाइक्रोमेट है वो 0.016 मिलीग्राम तक प्रेजेंट होता है। एसिटिक एसिड की जो कंसंट्रेशन है वो 0.40 ml तक प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ कल्चर। कल्चर को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे? आइसोलेट्स आर कैरिड ऑन वैक्समैन अगार फॉर द आइसोलेशन ऑफ सोयल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हम कौन से अगार को यूज़ करेंगे? वैक्समैन अगार को फॉर द आइसोलेशन ऑफ सोयल माइक्रो ऑर्गेनिज्म विदाउट एडजस्टमेंट ऑफ pH and are incubated at 30 डिग्री सेल्सियस फॉर ए पीरियड ऑफ 10 डेज। इनकी जो pH है उसको हम एडजस्ट नहीं करेंगे और इंक्यूबेट करेंगे 30 डिग्री सेल्सियस को। 30 डिग्री सेल्सियस पे कितने दिन तक? 10 दिन तक। टू परमिट गुड स्पोरुलेशन, ये किसको परमिट करेगा? अच्छे स्पोरुलेशन को परमिट करेगा। द फॉर्मूला फॉर दिस अगार फॉलोज पर लीटर।
जो वैक्समैन अगार है उसके लिए क्या क्या फॉर्मूला है, वो है ग्लूकोज है वो 10 ग्राम तक होना चाहिए, पेप्टोन 5 ग्राम तक, मोनो पोटाशियम फॉस्फेट 1 ग्राम तक प्रेजेंट होता है, मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट 0.5 ग्राम तक प्रेजेंट होता है, और जो अगार है वो 20 ग्राम तक प्रेजेंट होता है। सिलेक्टेड आइसोलेट्स आर स्टोर्ड अंडर ऑयल और लाइफलाइज। जो सिलेक्टेड आइसोलेट्स हैं उनको हम स्टोर करते हैं अंडर द ऑयल और लाइफलाइजेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं इनोकुलम मीडियम। इनोकुलम मीडियम को हम प्रिपेयर करते हैं मीडियम पर लीटर के अंदर। जो सुक्रोज है वो 30 ग्राम तक होता है, सोयाबीन मील है वो 5 ग्राम तक होता है, सोडियम सिट्रेट है वो 1 ग्राम तक होता है, अमोनियम सल्फेट 3.3 ग्राम तक होता है, मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट 0.25 ग्राम तक होता है, मोनोपोटाशियम फॉस्फेट 0.10 ग्राम तक होता है। अब जो डाईपोटाशियम फॉस्फेट है वो 0.10 ग्राम तक होता है, कैल्शियम कार्बोनेट 1 ग्राम तक होता है, मैग्नीज सल्फेट 0.10 ग्राम तक होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट की जो अमाउंट है वो 0.04 ग्राम तक होती है, और जो पोटाशियम डाइक्रोमेट है वो 0.016 मिलीग्राम तक होता है, और जो एसिटिक एसिड है वो 0.40 ml तक होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इनोकुलम प्रिपरेशन। इनोकुलम को हम कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं। फर्स्ट इज़ वॉल्यूम। जो 50 ml कल्चर है उसको हम 250 ml मीडियम के अंदर डिसोल्व करेंगे, और 400 ml कल्चर है पर 2000 ml मीडियम के लिए हम यूज़ करेंगे। उसके बाद हम शेकर पे क्या करेंगे, उसको अच्छे से शेक करेंगे। स्टोक एट 97 साइकिल्स पर मिनट। टेम्परेचर हो 30 डिग्री सेल्सियस तक रखेंगे। इनोकुलम ड्राई माइसिलियम स्पोर ट्रांसफ़र लिक्विड माइसिलर सस्पेंस और लायोफाइल इनको हम यूज़ करेंगे। जो पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन है वो 48 to 72 आवर्स तक है, टू गिव पीएच रेंजिंग बिटवीन 4.5 to 5.0। जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 48 से 72 घंटे तक है, और जो पीएच है उसको हम कितनी रखेंगे 4.5 से 5.0 मतलब 5 घंटे तक हम उसको 4.5 से 5 तक हम इसकी पीएच को एडजस्ट करके रखेंगे। अब हम देखते हैं जो फर्मेंटेशन मीडियम है उसको हम कैसे प्रिपेयर कर देंगे, मतलब उसके अंदर हम क्या किस अमाउंट में डालेंगे। सोडियम सिट्रेट को हम 12.8 ग्राम डालेंगे, सुक्रोज को 40 ग्राम, अमोनियम सल्फेट को 6 ग्राम, और मैग्नीज सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट को 0.25 ग्राम, मोनोपोटाशियम फॉस्फेट को 0.15 ग्राम, कैल्शियम कार्बोनेट को 11 ग्राम, मैग्नीज सल्फेट को 0.01 ग्राम, और जिंक सल्फेट को 0.04 ग्राम। पोटाशियम डाइक्रोमेट को हम यूज़ करेंगे 0.016 मिलीग्राम। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन के अंदर हम क्या करते हैं, वॉल्यूम 50 ml पर 250 ml अर्लिन स्मेयर फ्लास्क। शेकर के ऊपर हम रोटेट करेंगे 200 रोटेशन पर मिनट के लिए। टेम्परेचर हम 30 डिग्री सेल्सियस का एडजस्ट करेंगे। इनोकुलम है वो 5% माइसिलियम हम ट्रांसफ़र करेंगे। उसके बाद जो पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन है वो 4 to 6 डेज़ का है। प्रिपरेशन ऑफ सैंपल फॉर ऐसे होल ब्रोथ कल्चर आर एसिडिफाइड टू pH 2.0 to 2.5 with 5N sulfuric acid and held to 1 hour before filtration through Wortman number 4 paper. The paper disc method to of assay with E. coli strain 80cc number 9637 is employed. Assay are run against a tetracycline standard. इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम इनोकुलम जो स्पोर्ट्स हैं उनको डाल रहे हैं, फिर जो अगार प्लेट्स हैं उनको हम प्रिपेयर कर रहे हैं, फिर हम इसको शेक कर रहे हैं फ्लास्क पे, फिर हम इसको फर्मेंटेशन कर रहे हैं, फिर जो माइसिलियम हमने उसको रिमूव कर दिया, और उसके बाद हमें क्या मिला, रिकवरी और प्यूरिफिकेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं रिकवरी। एट द एंड ऑफ द फर्मेंटेशन द कल्चर ब्रोथ इज फिल्टर टू रिमूव द माइसिलियम। जो फर्मेंटेशन के एंड में जो कल्चर ब्रोथ है उसको हम फिल्टर करेंगे माइसिलियम को रिमूव करने के लिए। द फिल्ट्रेट इज ट्रीटेड विद एन-ब्यूटेनाइल और मिथाइल लाइसोबुटाइल कीटोन इन एसिडिक और एल्कलाइन कंडीशन फॉर एक्सट्रैक्टिंग द एंटीबायोटिक। जो फिल्टर है उसको हम ट्रीट करेंगे विद एन-ब्यूटेनॉल और मिथाइल आइसोबुटाइल कीटोन से इन एसिडिक और एल्कलाइन कंडीशन के अंदर किसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, एंटीबायोटिक्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। इट इज़ देन एब्जॉर्ब टू एक्टिवेटेड चारकोल टू रिमूव अदर इम्प्योरिटीज़। इसको हम दोबारा एब्जॉर्व करेंगे एक्टिवेटेड चारकोल के ऊपर इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए।
टेट्रासाइक्लिन इज़ इल्यूटेड एंड क्रिस्टलाइज्ड, जो टेट्रासाइक्लिन है वो इल्यूट हो जाएगी और क्रिस्टलाइज्ड हो जाएगी, तो जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है वो हमें मिल जाएगा। आज का टॉपिक हमारा इतना ही था। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।